सिद्धार्थ की आवाज़ सुनकर ओझल चौंक गई और बोली, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ये बोलकर वो फ़ोन कट करके पीछे पलट कर देखती है। सिद्धार्थ चल के उसके पास आकर बोला, बोलो, क्या नहीं बताया शिवा ने मुझे? ओझल अपना सलाइवा गटक लेती है और ऑकवर्डली मुस्कुराकर बोली, कुछ नहीं, मैं तो ये वो पूछते रहते हो है ना मुझसे शिवा के बारे में, तो बस मैं यही कह रही थी कि आपसे बात कर ले एक बार। सिद्धार्थ सस्पिशियस नजरों से उसे देखकर बोला, आर यू श्योर यही बात है? ओझल बोली, हाँ हाँ भाई यही बात है। अच्छा मैं चलती हूँ, मीरा रो रही होगी। ये बोलकर वो जल्दी से जाने लगी। फिर एकदम ही उसके कदम रुक गए और वह मुड़ के सिद्धार्थ से बोली, भाई एक बात कहूँ आपको, एक इंसान वक्त पर अपनी गलतियों पर गौर करे और सुधार ले तो शायद उसे किसी से कुछ जानने की जरूरत ना पड़े। सिद्धार्थ उसकी बातों का मतलब समझा नहीं। वह बोला, कहना क्या चाहती हो तुम? ओझल ने एक गहरी सांस लेकर बोली, कुछ नहीं। ये बोलकर वह वहां से चली गई और सिद्धार्थ खड़ा उसकी बातों का मतलब समझने की कोशिश कर रहा था। और वह इतना तो समझ गया था कि ओझल ने उसे झूठ बोला है और जरूर कोई बात है शिवा के साथ। फिर वह भी वहां से चला जाता है। पार्टी हुई, सबने कपल डांस किया और अब काफी खुश थे। धरा और जीनत प्रेशा अपने घर जा चुके थे क्योंकि सारे भाइयों का क्लब में पार्टी करने का प्लान था। जीवन लड़कियों के साथ कंफर्टेबल नहीं होता था, इसलिए सभी लड़के अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं ले लाए थे। रात को सभी लड़के क्लब के प्राइवेट रूम में मौजूद थे। सब हंसी मजाक ड्रिंक कर रहे थे। जीवन और कार्तिक एक सोफे पर बैठे थे। कार्तिक जीवन से बोला, तो आगे क्या प्लान है, क्या करने वाले हो तुम? जीवन ड्रिंक का घूंट पीते हुए बोला, पता नहीं, डैड ने कहा है कि उनका बिजनेस ज्वाइन करूं। सोच रहा हूं वही कर लूं क्योंकि घर भी बोर हो जाता हूं मैं। कार्तिक बोला, ग्रेट आइडिया, डैड को भी हेल्प हो जाएगी। ओके मैं निकलता हूँ, आर्या अकेली होगी। जीवन एक नज़र उसकी तरफ देखकर बोला, तुम्हें पता है आर्या क्या चीज़ है? तुम्हें लगता है उसे अकेले प्रॉब्लम होगी? ये सुनकर कार्तिक मुस्कुरा कर बोला, आई नो मेरी बहन बहुत स्ट्रांग है, पर एज अ ब्रदर मुझे उसकी फिक्र करनी है। ये बोलकर वो उठा तो आरुष बोला, इतनी जल्दी, थोड़ी देर रुको। कार्तिक बोला, नहीं तुम लोग एंजॉय करो। ये बोलकर वो सारे भाइयों को हक करके वहां से चला जाता है। एक फ्लैट ज्यादा बड़ा नहीं था पर इतना छोटा भी नहीं था। किचन में एक लड़की दूध गर्म कर रही है। लोअर टी शर्ट पहनी, बालों की पॉन्टल बंधी हुई है। अंदर से किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। वह लड़की जल्दी जल्दी दूध को ठंडा करते हुए खुद से बोली, जल्दी कर शिवा, वरना तेरा ये प्रोडक्ट अपना गला सुखा लेगा रो रो के। जरूर अपने बाप पर गया होगा क्योंकि माँ तो इसकी इतनी कमजोर है नहीं। बच्चे की आवाज बहुत तेज तेज आ रही है। शिवा बोली, अरे बेटा माँ आ रही है, बस एक मिनट। तभी पीछे से कार्तिक की आवाज आई, क्या हुआ, ये रो क्यों रहा है इतना? शिवा ने कार्तिक को देखा। उसकी गोद में 1.5 साल का छोटा सा बच्चा था, बहुत क्यूट, जब चुप हो गया था और कार्तिक के सीने से चिपका हुआ था। शिवा बोली, कुछ नहीं, भूख लगी है इसको। पर आप कब आए भाई? कार्तिक बच्चे को सहलाते हुए बोला, अभी अभी। और तुमने मेन डोर बंद क्यों नहीं किया था? शिवा बोली, वो ध्यान नहीं रहा। फिर कार्तिक बच्चे को उछाल कर लाड लड़ाते हुए बोला, अले ले ले, मेरा असिद को मम्मा ने खाना नहीं दिया? भूखी लगी है मेरे चैंपियन को? हाँ, असिद, सिद्धार्थ और शिवा का बेटा। फ्लैशबैक। ओझल से मिलकर जाने के बाद शिवा की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। उसको उल्टियों पर उल्टी आ रही थी। उसने हॉस्पिटल जाकर चेकअप कराया तो उसे पता लगा कि वह 3 मंथ प्रेग्नेंट है। ये सुनकर शिवा इतना शॉक हो गई थी, उसे समझ ही नहीं आया कि वह क्या करे। नहीं, वह इस बच्चे को अबॉर्ट तो बिल्कुल नहीं करेगी। ये उसका अपना बच्चा, अपना खून होगा।
कोई होगा दुनिया में जो उसका सगा होगा। और उसने सोचा कि अगर उसने सिद्धार्थ को बताया तो कहीं वो बड़े लोग होने की वजह से इसे ना अपनाए या बदनामी के डर से ज़बरदस्ती अबॉर्ट करा दे। हालांकि सिद्धार्थ ऐसा लगता नहीं था, लेकिन एक माँ वाली फीलिंग और उसे हर तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए उसने ना बताना ही सही समझा। उसने सोचा ओझल को तो वह ज़रूर बताएगी। लेकिन जब ओझल से मिलने गई, ओझल ने उसे अपनी न्यू फैमिली के बारे में बताया, जिसमें सिद्धार्थ उसका भाई निकला। अगर ओझल को बताया तो वह भी उसे बता देगी। नहीं, वह अपने बच्चे को लेकर एक शेल्फिश माँ बन गई थी। फिर कुछ दिन बाद जब कार्तिक मिला और उसके बारे में पता लगा कि वह उसका भाई है, वह उससे कुछ दिन मिलने आई। पर जब उसका पेट बढ़ने लगा तो वह शहर छोड़कर चली गई। उसकी कुछ सेविंग थी जिससे उसने अपना ख्याल रखा। अकेली थी जब तक डिलीवरी नहीं हुई। शिवा शुरू से ही स्ट्रांग थी, तो उसने खुद को संभाल लिया। बाद में जब ओझल ने उसे कांटेक्ट किया और कसम देकर पूछा तो उसे बताना पड़ा। और उसने ओझल को अपनी कसम देकर बोला कि ये बात किसी को ना बताए। जब कार्तिक को ये बात पता लगी तो उसका मन किया कि सिद्धार्थ को अपने हाथों से मारे, लेकिन उसकी भी कोई गलती भी नहीं थी। पर क्या हुआ, वो शादी तो कर सकता था ना। अपने किए की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं ली उसने। पर कार्तिक ने उसको बोला कि वह सिद्धार्थ को बताना चाहिए। पर शिवा ने मना कर दिया और बोली, मैं खुद अपना बच्चा पाल सकती हूँ, मुझे किसी पर बोझ नहीं बनना। कार्तिक ने भी उस पर ज़्यादा जोर नहीं दिया। अगर सिद्धार्थ को परवाह होती थोड़ी भी तो वो पहले ही ख्याल रखता। अपने किए का उसके बाद वे दोनों वहीं पर रहने लगे। और कार्तिक अब शिवा को कोई भी काम नहीं करने देता था। वह खुद ही काम कमाता था, काम करता और अपनी बहन और भांजे की देखभाल करता था। फ्लैशबैक एंड। शिवा असद को अपनी गोद में लेकर बोनी से दूध पिलाने लगी। फिर कार्तिक से पूछती है, ओझल कैसी है और मीरा अरमान। कार्तिक बोला, सब ठीक है, पर ओझल तुमसे काफी नाराज है। शिवा मुस्कुरा कर बोली, पता है मेरे को, मैं मना लूंगी उसे। कार्तिक बोला, मॉम भी और बाकी सब भी पूछ रहे थे तुम्हें, और सिद्धार्थ भी। शिवा का हाथ थपकी देते हुए हवा में ही रुक जाता है। कार्तिक समझाते हुए बोला, आर्या देखो, मैं समझता हूँ तुम अपनी जगह सही हो, पर प्लीज बात समझने की कोशिश करो। एक बच्चे को माँ के साथ साथ बाप की भी जरूरत होती है, और ये बात हम दोनों से बेहतर कौन जान सकता है। तुम्हें बताना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। शिवा नजरें नीची करके बैठी रही, कुछ नहीं बोली। कार्तिक उसके सर पर हाथ रख के बोला, आर्या मैं अपनी बहन को सारी जिंदगी संभाल सकता हूँ, पर सोचो अगर ये बात कल को सिद्धार्थ को पता लगी तो क्या होगा। कभी सोचा है? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सिद्धार्थ ऐसा लड़का है जो अपनी जिम्मेदारी से भागे। और जिस क्यूरियोसिटी से वो तुम्हें पूछता है, आई थिंक तुम्हें उससे एक बार मिलकर बात करनी चाहिए। शिवा नम आंखों से असद को देखकर बोली, और अगर उसने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया तो मैं कैसे रहूंगी उसके बिना। या फिर उसने असद को अपनाने से मना कर दिया तो ये दर्द मुझे बहुत तड़पाएगा। इसलिए जो चल रहा है चलने दीजिए भाई, आगे को जो होगा वो देखेंगे। कार्तिक अपनी बहन को बहुत बार समझा चुका था। खैर, मैं गहरी सांस लेकर बोला, चलो ठीक है, मैं खाना खाकर आया हूँ, तुम इसे दूध पिला दो, फिर इसे मुझे दे देना। ये बोलकर वो चेंज करने चला गया और शिवा अपनी सोच में गुम हो गई। क्लब में अंबर और आरुष जा चुके थे। उन्हें जीनत और धरा के साथ भी पार्टी करनी थी। जीवन भी निकल गया था, बस सिद्धार्थ और अधीर बैठे थे। अधीर सिद्धार्थ से बोला, चलो, या आज यहीं रुकने का इरादा है। सिद्धार्थ कुछ सोचकर अधीर से बोला, अधीर क्या तुम मेरी एक हेल्प कर सकते हो। अधीर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, एक क्यों दो बोल मेरे भाई, बता क्या बात है।
सिद्धार्थ बोला, तुम डिटेक्टिव हो, तो तुम्हारी नज़र में कोई हाई क्वालिफाइड डिटेक्टिव है क्या? अधीर अपनी तरफ इशारा करके बोला, मतलब तुम्हें मैं नज़र नहीं आ रहा या मेरी स्किल पर शक है? सिद्धार्थ आंखें रोल करके बोला, कम ऑन यार, तुम भाई हो, तुम्हें कैसे काम बता सकता हूँ? अधीर बोला, और मैं अपने भाई के लिए काम करने में बहुत खुशी होगी। बताओ मुझे क्या काम है? सिद्धार्थ थोड़ा हिचकिचा कर बोला, वो मुझे शिवा के बारे में जानना था। मतलब हर एक चीज़, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? अधीर अपनी एक आईब्रो उठा के उसकी तरफ देख कर बोला, समझ तो मैं रहा हूँ, पर मैं जान सकता हूँ कि उसके बारे में क्यों जानना है तुम्हें? सिद्धार्थ गहरी सांस लेकर बोला, वो एक लंबी कहानी है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पर प्लीज इस बात का कार्तिक को पता ना लगे कि तुम उसकी जासूसी कर रहे हो। अधीर मुस्कुरा कर बोला, ऑल राइट, तुम फिक्र मत करो, बिल्कुल पता नहीं लगेगा। उसके बाद दोनों भी वहां से चले जाते हैं। जीवन कार ड्राइव कर रहा था। सड़क सुनसान थी, बस कार की रोशनी दिख रही थी। तभी एकदम से कार के आगे कोई आ जाता है। जीवन एकदम कार के ब्रेक लगा देता है। वह जल्दी से सीट बेल्ट खोलता है और बाहर निकलकर देखता है कि एक लड़की सफेद फ्रॉक चित होकर उसकी डिग्गी के ऊपर पड़ी है। उसका चेहरा नहीं दिख रहा, बालों में ढका हुआ है। जीवन उसे हिलाकर बोला, ए लड़की, उठो, मरने का इतना शौक है तो कहीं और जाकर मरो, हटो यहाँ से। वो उसे हिलाने लगता है। जब वह नहीं उठती तो वह उसे सीधा करता है और उसके चेहरे के बालों को हटाता है। वह देखता है कि मासूम सा गोल चेहरा, गोरा रंग, पतले पतले गुलाबी होठ, चेहरे पर चोटों के निशान, पतला सा शरीर, ब्राउन सिल्की बाल। एक पल के लिए जीवन उसे देखता रहा। फिर वह अपने कार से पानी की बोतल लाया और उसके मुंह पर छिड़का। पानी से लड़की की आंखें खुल गई और वो पैनिक नजरों से जीवन को देखने लगी। तभी पीछे से कुछ लोगों की आवाज आई, अबे ओए, लड़की हमें दे और चल निकल यहाँ से। उनकी आवाज सुनकर जीवन की आंखें एकदम कड़क हो गई। उसने पलट कर पीछे देखा। वह लड़की उन लोगों को देखकर जीवन के पीछे छुप गई और उसके कोट को कस के पकड़ लिया और बोली, प्लीज बचाओ मुझे, ये लोग गंदे हैं। जीवन को लड़की की हरकतें इरिटेटिंग लग रही। खैर, पहले वो इन मुट्ठी भर लोगों को देख ले, शायद उन्हें पता नहीं कि काल क्या चीज था। इन जैसे लोग तो उसे देखने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। काल इंसान जरूर बना है, पर मरा नहीं है। पर वह किसी की हेल्प भी नहीं करता था। लेकिन अब उस अपनी मॉम के कुछ सिखाए हुए रूल भी मानने थे, किसी मजबूर की हेल्प करना। जीवन अपने कोल्ड आवाज में कहा, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से। उसकी आवाज इतनी कोल्ड थी कि सामने खड़े आदमी थरथरा गए। लेकिन एक आदमी हिम्मत करके बोले, देख, दिमाग खराब मत कर, लड़की दे और जा यहाँ से। जीवन ने कोल्ड नजरों से उन सबको स्कैन किया। 15 से 20 लोग थे। फिर उसने लड़की का हाथ पकड़ा, आगे लेकर आया और उनकी तरफ कर दिया। लड़की डर गई और उसकी मासूम सी मोटी मोटी आंखों में आंसू बहने लगे। वो ना में अपना सर हिला के जीवन को बोलने लगी, नहीं, हमें इन्हें मत दो, ये लोग गंदे हैं, गंदी गंदी हरकत करते हैं, प्लीज। मेरी मम्मा भी पता नहीं कहाँ गई, हमें मम्मा के पास जाना है, इन्हें मत दो हमें, प्लीज, ये लोग गंदे हैं। वैसे कर रही थी जैसे 8-9 साल की छोटी बच्ची। वैसे तो वह बड़ी थी, तकरीबन 19 साल की, मगर उसका चेहरा बिल्कुल बच्चों जैसा था और हरकतें भी। खैर, जीवन का फोकस सामने खड़े उन लोगों पर था। उन सबके चेहरे पर बेशर्मी भरी स्माइल थी। उसमें से एक आदमी आगे बढ़ा लड़की का हाथ पकड़ने के लिए। जैसे ही उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर लड़की को पकड़ने ही वाला था, तभी पलक झपकते हुए सेकंड की स्पीड से लड़की जीवन की बाहों में थी और उस आदमी का हाथ मुड़कर पंजा टूट चुका था। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि कोई भी समझ नहीं पाया। वो लड़की भी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से जीवन को देख रही थी। आदमी
हाथ पकड़कर जोर जोर से चीख मारने लगा। उसे देखकर सबके तो होश ही उड़ गए कि ये कब हुआ। सारे लोगों के जबड़े कस गए और एक बोला, सारे एक साथ हमला करो रे, साला सलमान खान बन रहा है। सारे लोग गोल घेरा बनाकर जीवन को चारों तरफ से घूमने लगे। किसी के हाथ में चैन थी, किसी के हाथ में हॉकी तो किसी के हाथ में चाकू था। जीवन बीच में एकदम शांत खड़ा था और वो लड़की डरी सहमी उससे चिपक कर खड़ी थी। जीवन की आंखें चारों तरफ स्कैन कर रही थी, जैसे हर किसी के मूवमेंट को परख रही हो। फिर एकदम से सारे आदमी एक साथ चिल्ला के उस पर हमला करते हैं। बीच में जीवन भी इतनी स्पीड से फाइट करता है कि इसकी स्पीड पकड़ पाना मुश्किल हो गया। सब एक एक करके दूर जा गिरे। मामूली बात थोड़ी है काल की फाइटिंग स्पीड पकड़ना। किसी का हाथ टूटा पड़ा था, किसी के गले में चैन फंसी पड़ी थी, तो किसी की आंखें मुंह से खून बह रहा था। सबके सब बुरी हालत में थे और जीवन और उस लड़की को एक खरोच भी नहीं आई थी। जीवन ने अपने हाथों फिर अपने कोट को झाड़ा और पीछे लड़की डर कर जीवन की कार से चिपक गई थी और टिमटिमाती काली आंखों से जीवन को देख रही थी। जीवन उसे देखकर बोला, हटो गाड़ी से, देर हो गई तुम्हारी वजह से। लड़की डरते हुए बोली, हम हम कहाँ जाएंगे? जीवन दांत पीसते हुए बोला, मुझे क्या पता, घर जाओ अपने। और कहाँ? लड़की डरते हुए बोली, हमें नहीं पता हमारा घर कहाँ है, मम्मा भी नहीं मिल रही। जीवन इरिटेट हो गया। शायद पहले की बात होती तो ऐसे अब तक गोली से भून चुका होता, पर अब उसे खुद को कंट्रोल रखना है। वह बोला, ये क्या मम्मा मम्मा लगा रखा है तुमने? दूध पीती बच्ची हो क्या? हटो गाड़ी से। तभी जीवन का फोन बजने लगता है और वह फोन निकाल कर देखता है तो मॉम नाम फ्लैश हो रहा था। उसने कॉल उठा लिया। वह बोला, यस मॉम। शानवी बोली, जीवन कहाँ हो तुम, इतनी रात हो गई? जीवन अपने गुस्से को कंट्रोल करके बोला, आ रहा हूँ मॉम, कहीं फंस गया था। तभी शानवी को फोन में किसी की सिसकने की आवाज सुनाई दी। वह बोली, जीवन तुम्हारे पास कौन है और ये रोने की आवाज किसकी है? जीवन ने कोल्ड आंखों से उस लड़की की तरफ देखा जो गाड़ी से लगी खड़ी हुई रोते हुए उसे ही देख रही थी। जीवन बोला, कुछ नहीं मॉम, एक पागल लड़की पल्ले पड़ गई है। कुछ लोग उसके पीछे पड़े थे, मैंने उनसे उसे बचा लिया, फिर भी गाड़ी से हट नहीं रही। कह रही है घर नहीं पता, मम्मा के पास जाना है। और सारी बात बताई। शानवी परेशान हो गई। वह बोली, तुम उस लड़की को वहां अकेले छोड़कर आ रहे हो, तब जबकि उसके पीछे लोग पड़े हैं? जीवन इरिटेट होकर बोला, तो क्या करूं मॉम, हेल्प कर तो दी मैंने इसकी। शानवी गहरी सांस लेकर बोली, उसे घर ले आओ। जीवन चौंक कर बोला, व्हाट? मॉम मैं नहीं ला रहा इसे अपने साथ। शानवी बोली, बेटा किसी लड़की को ऐसे सड़क पर छोड़ना सेफ नहीं होता, प्लीज। जीवन ने गहरी सांस ली और बोला, फाइन। ये बोलकर उसने कॉल कट कर दी और कार का दरवाज़ा खोला और झटके से उस लड़की को कार के अंदर धकेल दिया और फिर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया आकर। लड़की उसे देख के मासूम आवाज में बोली, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? जीवन ने उसकी तरफ कड़क नजरों से देखा और बोला, अगर अब तुम्हारी जबान खुली तो यहीं फेंक दूंगा तुम्हें। लड़की ने डरते हुए मासूमियत से अपने होठों पर उंगली रख ली। जीवन ने गाड़ी स्टार्ट की, वहां से चला गया। आलिशान राव मैंशन के अंदर जीवन की कार आकर रुकी और जीवन कार का दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। शानवी अंदर सोफे पर बैठी हुई थी। जीवन को देखकर बोली, आ गए तुम? और वो लड़की कहाँ है, कहीं तुम उसे छोड़ तो नहीं आए? जीवन शानवी की गोद में सर रखकर लेटते हुए बोला, कार में बैठी है। शानवी बोली, क्या कम से कम अंदर तो ले आते? जीवन आंखें बंद किए हुए बोला, मॉम मैं उसे अपने साथ घर ले आया, ये काफी नहीं है? शानवी मुस्कुरा कर बोली, अच्छा ठीक है, चलो उठो, मुझे तो लाने दो। जीवन उठकर अपने रूम की तरफ जाते हुए बोला, मॉम मुझे सोना है, आपको पता है ना, आपकी गोद में सर रखे बगैर मुझे नींद नहीं आती, तो जल्दी आना रूम में आप। शानवी बाहर आकर गाड़ी में डोर खोलकर देखती है कि एक लड़की, बड़ी प्यारी सी, गोल चेहरा,
बड़ी बड़ी आंखें जिनमें से आंसू बह रहे थे। वाइट नी लेंथ फ्रॉक पहना है और अपनी उंगली होठों पर रख रखी है। उसे देख के शानवी पिघल जाती है और बोलती है, बेटा बाहर आओ। वो लड़की ना में अपनी गर्दन हिला देती है। शानवी समझ गई कि ये लड़की डरी हुई है और शायद दिमागी हालत से भी ठीक नहीं है। वह उसके पास गाड़ी में आकर बैठ गई और उसका सर सहलाकर बोली, भूख लगी है? लड़की पहले तो शानवी को देखती रही, फिर उसने शानवी से पॉजिटिव फीलिंग आई तो उसने हाँ में अपना सर हिला दिया। शानवी मुस्कुराकर बोली, चलो तो फिर मैं तुम्हें बहुत टेस्टी खाना खिलाऊंगी। शानवी की तरफ देखकर वो लड़की मासूमियत से बोली, आप मुझे मारेंगी तो नहीं ना, जैसे अभी उन्होंने हमें यहाँ मारा। उसने अपने हाथ की तरफ इशारा किया। गोरे हाथ पर लाल उंगलियों के निशान छप गए थे जब जीवन ने उसे कस के पकड़ के कार में डाला था। ये देखकर शानवी को गुस्सा भी आया, पर खैर वह अपने बेटे के नेचर से वाकिफ थी। वह उससे बोली, चलो कोई नहीं मारेगा तुम्हें। वो लड़की अपना सर हाँ में हिला देती है और शानवी के साथ उतर के धीरे धीरे कदमों से बंगले के अंदर जाती है। थोड़ी देर में वह लड़की डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई और खाना ऐसे खा रही थी जैसे बरसों से ना मिला हो, दोनों हाथों से। शानवी को उसके लिए बुरा भी लगता है और थोड़ा ऑकवर्ड भी। वह प्यार से बोली, आराम से खाओ, सब तुम्हारा है। अच्छा ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? लड़की खाना खाते हुए मुंह वगैरह सब सान लिया था और दोनों हाथों से खाते हुए बोली, मम्मा मुझे कायरा बुलाती थी। शानवी को उसकी बोली और भी क्यूट लगी। वह बोली, तो तुम्हारी मम्मा कौन है, कहाँ है? ये सुनते ही कायरा के हाथ रुक गए और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह रोने जैसी शक्ल बनाकर बोली, कोई मम्मा को ले गया, पता नहीं मम्मा कहाँ है। उसे रोते देख शानवी परेशान होकर बोली, अच्छा कोई बात नहीं, तुम खाना खाओ ठीक है, मैं भी तो मम्मा जैसी हूँ तुम्हारी, रो मत। ये बोलकर वो प्यार से उसे सहलाने लगी। ये सब पीछे खड़ा जीवन देख रहा था, जो कब से शानवी का वेट करने के बाद नीचे आया था। वह देख रहा था और अपनी मॉम को किसी और को इस तरह से प्यार करते देख उसे जलन सी महसूस होने लगी थी। असल में बचपन से उसे प्यार नहीं मिला जो उसे 1 साल में मिला। अब शानवी अगर उसके अलावा ओझल या पल को भी प्यार करती थी तो उसे लगता था कि उसकी मॉम को उससे कोई छीन ना ले। उसकी मॉम का प्यार बस उसके लिए है। वह कोल्ड आवाज में बोला, मॉम। स्टोरी के भाग आगे पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें प्लीज़। कमेंट में ज़रूर बताएं आज की स्टोरी कैसी लगी।